देखो भाई, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो थ्योरम 6.3 है और 6.4। पहले दोनों के दोनों इन थ्योरम इनका प्रूफ और उसके बाद एक्सरसाइज जो है 6.3 करेंगे, क्योंकि जब थ्योरम हमें समझ में आ जाए तो फिर क्वेश्चन जो है करना कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं होता। और जो थ्योरम आपके पास 6.3 है जो कि जिसकी स्टेटमेंट बोर्ड पे है, इसमें कहा गया है, देखो इसने कहा कि इन टू ट्रायंगल, यदि मान लिया हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, करस्पेंडिंग एंगल आर इक्वल, अगर उनके संगत कोण जो है वो क्या हैं, बराबर हैं, देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन सेम रेशियो, उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड होंगी, जो संगत भुजाएं होंगी, उनका सेम रेशियो अनुपात जो है वो समान होगा, प्रोपोर्शनल मतलब वो समानुपाती होंगी। इस बात का और इस बात का एक ही मीनिंग है, कोई फर्क नहीं है। एंड हेंस दी टू ट्रायंगल आर क्या हो जाएंगी, सिमिलर। ध्यान दे, जब हम दो पॉलीगन के सिमिलर की डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो उसमें हमने सिर्फ यही पढ़ा था कि दो पॉलीगन जो है तब सिमिलर होती हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, सिमिलर हो, और जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है उनका रेशियो क्या हो, प्रोपोर्शनल हो। ये सेम वही डेफिनेशन है। मतलब यहाँ से क्या निकलता है इस थ्योरम से, अगर इन दोनों बात में से किसी एक बात को हम प्रूफ कर दें, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, जब क्वेश्चन सोल्व हम करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग साइड बराबर हो तो भी ट्रायंगल सिमिलर होंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो भी ट्रायंगल क्या होंगी, सिमिलर होंगी। इसी के साथ साथ अगर मान लिया वो सारी की सारी ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर होनी ही है। ठीक है, अब यहां पर इसने कहा कि एंगल इक्वल दे रखे हैं, रेशियो को हमने इक्वल करना है, प्रूफ करना है, रेशियो को हमने सेम दिखाना है, ये बात इसने कही है। जो थ्योरम अगली होगी 6.4 उसमें इसका क्या होगा, कन्वर्स होगा। दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अक्सर जो है एग्जाम में ये आती हैं। ठीक है, क्या हो गया, बंद होगी वीडियो। देखो तो जो स्टेटमेंट दे रखी है हम उसी के अनुसार चलेंगे भाई। प्रूफ कैसे करेंगे इसका, एक ट्रायंगल मैंने ली और उस ट्रायंगल को मैंने नाम दे दिया ABC। ठीक है, एक और ट्रायंगल ली मैंने भाई और इस ट्रायंगल को मैंने नाम दिया, क्या नाम दे दिया, DE और F। ठीक है, गिवन कंडीशन मेरे पास क्या है, गिवन दैट दिया है कि, क्या दे रखा है, गिवन दैट दिया है कि जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, कि जो एंगल A है वो इक्वल है एंगल D के, कोमा जो एंगल B है वो इक्वल है एंगल E के, एंड तथा जो एंगल C है हमारे पास वो किसके इक्वल है, एंगल F के जो है इक्वल है। ये कंडीशन हमारे पास गिवन है। टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड AB डिवाइड में DE इक्वल होगा BC डिवाइड में EF और इक्वल होगा AC डिवाइड में DF। ठीक है, ऊपर वाली कंडीशन गिवन है, नीचे वाली प्रूफ करनी है। ठीक है, जो मैथ में इसका प्रूफ दे रखा है उसमें बहुत सारी चीजों के आगे क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। एनसीईआरटी मैथ की यही खास बात है, जो बात 9th क्लास में आ गई वो 10th में नहीं देगा, इसलिए ये मैथ जो है थोड़ा सा छोटा होता है, पेज इसके कम होते हैं। मतलब जो चीज आपने 8th और 9th क्लास में पढ़ ली ना, ये उसका सॉल्यूशन नहीं देगा, वहां क्वेश्चन मार्क लगा देगा। इसका मतलब जवाब जो है बच्चों ने देना है कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अक्सर बच्चे ये सोचते हैं कि एनसीईआरटी में बिल्कुल मतलब खोल के नहीं दे रखी चीजें, सारी की सारी चीजें खोल के ही दे रखी होती है। ये बात इसकी खास जरूर है, जो पहले बात आ गई उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाएगा, अगर बच्चा उसका आंसर खुद ढूंढेगा तो उसकी नॉलेज बढ़ेगी। इसलिए ये मैथ जो है अच्छा मैथ होता है। अगर आप बात करेंगे दूसरे मैथ की, आर डी शर्मा की बात करें या जो एलिमेंट्स का मैथ उनकी बात करोगे तो इसी थ्योरम के 2-3 मैथड वो दे देंगे, पेज जो है आपके बस वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको लगेगा कि मैथ जो है वो बढ़िया है। मैथ अपनी जगह पे सारे के सारे बढ़िया हैं, और सबसे जो बेस्ट मैथ की जो बेस्ट बुक है वो एनसीईआरटी है भाई, इससे बाहर कोई बुक नहीं होती। आप इसको डिटेल में पढ़ लो, दुनिया के कोने में किसी भी जाके मैथ पढ़ लेना, आप फेल नहीं होगे। प्रूफ देखिए इसका करेंगे कैसे, एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी भाई हमने। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, जो ये AB है ना, इस AB जितनी एक और साइड ले ली हमने, यहां पर पॉइंट क्या ले लिया, P, कि हमने कंस्ट्रक्शन में किया कि AB के बराबर हमने क्या कर दी, DP कट कर दी वे, एंड हमने क्या किया साथ में ही इस AC के बराबर यहां पर एक पॉइंट ले लिया हमने Q, कि जो AC है वो किसके बराबर ले ली, वो बराबर ले ली किसके, DQ के।
ये बात समझ में आई। और हमने क्या किया, इस पॉइंट को क्यू से मिला दिया। ये बात समझ में आ गई आपको कि ए बी बराबर तो डी पी ले लिया और ए सी बराबर क्या ले लिया, डी क्यू ले लिया। बोलो क्लियर है यहां तक। अब ध्यान दीजिए, क्योंकि ए बी बराबर हमारे पास डी पी है और ए सी बराबर हमारे पास क्या है, डी क्यू है, और एंगल एंड ये कंडीशन भी तो हमारे पास गिवन है ना कि जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। आपने 9th क्लास में पढ़ा था, अगर ये साइड आपके इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल और इनके बीच का एंगल इक्वल है तो दोनों की दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। किस नियम से भाई, SAS नियम से, साइड कोण साइड, इसी से ना भाई, साइड एंगल साइड आप जिसको बोलते हैं। और वो सारी की सारी ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट होती हैं वो सिमिलर जरूर होती हैं। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, मैं क्या लिख सकता हूं कि ट्रायंगल BAC ये वाली ट्रायंगल वो सिमिलर हो जाएगी ट्रायंगल किसके भाई, बोलो किसके, ऑर्डर। अगर आपने इस ट्रायंगल को B से स्टार्ट किया है तो इसको आप P से स्टार्ट करोगे तो क्या हो जाएगी, बोलो PD और Q। देखो इस तरीके से देखा करो, एंगल जो हमारी BA है PD के इक्वल है, PD के इक्वल है ना, उसके बाद AC ये वाली AC DQ के इक्वल है, और साइड जो आपकी BC है वो PQ के इक्वल मिलेगी। जो आपने लिया उसी के अकॉर्डिंग चला करो। एंगल की बात करें तो A हमारा D के इक्वल है, A बीच में है, यहाँ पर D बीच में, इसका मतलब गलत नहीं है। किस नियम से हो गया ये, SAS, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन आप लिखे तो लिख दे, ना सिर्फ आप SAS लिख दे, काम चल जाएगा। अब यहां से इसका पीछे हमारा मकसद क्या है करने का वो मैं आपको बताता हूं। ट्रायंगल BAC ये वाली ट्रायंगल मेरी सिमिलर आ गई, किस ट्रायंगल के सिमिलर आ गई, PDQ के। तो इसका मतलब जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कि जो एंगल हमारा B है वो किसके इक्वल आ गया, एंगल P के। ये वाला एंगल B किसके इक्वल आ गया, एंगल P के। किससे आ गया, ये किससे आ गया, CPCT। आप इसको है ना कॉन्ग्रुएंट ही लिख लो, सिमिलर लिखो ही ना, कॉन्ग्रुएंट ही लिख लो, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हमारी हो गई है। किससे, CPCT, मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर, यही होती है ना, CPCT आएगा यहाँ पर। ठीक है, बात आई समझ में। अब एंगल B मेरा किसके इक्वल आ गया, एंगल P के। ध्यान से समझना, थ्योरम थोड़ी सी लंबी है। ये वाला एंगल जो B है ये एंगल P के इक्वल आ गया, लेकिन रियल में एंगल B हमारा था किसके इक्वल, एंगल E के इक्वल था। बट परंतु जो एंगल B था वो तो इक्वल किसके था भाई, एंगल E के इक्वल था। अब जो एंगल B है वो P के भी बराबर है और जो एंगल B है वो E के भी बराबर है। इसका मतलब P और E भी आपस में बराबर हो जाएंगे ना भाई। बात समझ में आई आपको। तो देन हम लिख सकते हैं यहां से क्या आ गया कि जो एंगल P है हमारा वो बराबर आ गया किसके, एंगल E के। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं है, क्लियर है यहां तक। अब ये वाला एंगल आ गया इसके इक्वल, बट ये दोनों के दोनों एंगल देखने में कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, कौन से एंगल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण है भाई। ठीक है, तो हम लिखेंगे बट दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों के दोनों कौन से हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो इसका मतलब साइड PQ क्या आ जाएगी, पैरेलल नहीं हो जाएगी भाई। ठीक है ना, साइड पैरेलल हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो साइड पैरेलल होती है। ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा था। तो देन यहां से कंडीशन क्या होगी कि जो PQ है वो पैरेलल आ गया, किसके पैरेलल आ गया, EF के। ध्यान देना, जब NCERT में आप इसका प्रूफ पढ़ोगे तो ये लिख के उसने वाहे या क्वेश्चन मार्क लगा रखा होगा। ठीक है ना, इसके पीछे ये सारा का सारा रीजन था जो आपने देना था। ठीक है, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उन्हें 4 लाइनों का रट्टा मारा और एग्जाम में लिख के आ गए और एग्जामिनर ने उनको दे दिया 0। ठीक है, 0 ही देगा फिर, क्योंकि रीजन तो लिखा ही नहीं कहीं से भी। ठीक है ना, और एज इट इज यूं की अगर आप मान लिया इसकी चिट लेके भी चले गए मान लिया एग्जाम सेंटर में और आपने यूं की उतार दी ना, मैं गारंटी देता हूं कोई अच्छा टीचर होगा ना चेक करने वाला मेरे जैसा, 1 नंबर भी नहीं देगा। तो PQ हमारे पास किसके इक्वल आ गई, EF के। किस EF के इक्वल नहीं, सॉरी क्या आ गई, पैरेलल आ गई। अब PQ हमारे पास पैरेलल है EF के। तो थेल्स ने क्या कहा है यहाँ पर, थेल्स ने कहा है तब क्या होगा कि जो DP है बटे में क्या हो जाएगा PE, और वो इक्वल हो जाएगा किसके, DQ डिवाइड में QF। यही तो कहा थेल्स ने। अगर साइड पैरेलल है तो रेशो सेम है तो साइड पैरेलल। ठीक है, हम लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम, क्योंकि ये थेल्स ने कहा है तो थेल्स का नाम आ गया भाई। अब ध्यान दीजिए, हमने
थेल्स वगैरह मतलब इसका तो यूज हुआ है सिर्फ, लेकिन अभी दिखाना क्या है रिजल्ट, कि ये सारा का सारा रिजल्ट आना चाहिए जो हमारा यहाँ है, ठीक है ना। अभी यहाँ से थ्योरम की स्टार्टिंग हुई है। अब ध्यान दीजिए, इसका उल्टा कर दूं मैं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि दिस कैन बी रिटन एज PE डिवाइड में DP इक्वल टू QF डिवाइड में DQ, लिख सकते हैं ना। बोलो भाई, दोनों तरफ मैंने 1 ऐड किया, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, तो दोनों तरफ यदि मैंने 1 जोड़ा तो ये हो गया मेरे पास कि PE डिवाइड में DP प्लस 1, और यहां हो गया QF डिवाइड में DQ, और प्लस में कितना हो गया 1। यही हो गया ना भाई। अब ध्यान दे, अगर मैं इसका LCM लूं तो LCM आ गया DP, और किसके बराबर आ गया ये PE प्लस में DP भाई, और इसका LCM आ गया DQ, और ये कितना हो गया QF प्लस में DQ। यही हो गया, यहां तक क्लियर है। अब ध्यान दे, PE ये रहा भाई और DP ये रहा, पूरे को जोड़ोगे तो कितना हो गया बोलो, PE हो गया ना, और डिवाइड में कितना बोलो DP है, क्या आएगा D और E, क्या आ जाएगा यहां पर DE। इसी प्रकार यदि हम मैं QF में QD जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा बोलो DF, और किसके डिवाइड में आ गया ये डिवाइड में आ गया DQ। यहां तक बताओ क्लियर है, हाँ या ना, क्लियर है सभी को। मैंने फिर से इसका उल्टा किया तो ये आ गया DP डिवाइड में DE, किसके इक्वल आ गया DQ डिवाइड में DF। परंतु जो मेरा DP है वो तो किसके इक्वल माना है मैंने, AB के इक्वल, तो इस DP की जगह तो रख सकता हूं मैं AB डिवाइड में DE एज इट इज, और जहां पर DQ है वो किसके इक्वल है AC के इक्वल, तो इसको मैं लिख सकता हूं AC डिवाइड में DF। कंडीशन क्या आ गई कि AB डिवाइड में DE ये वाली बात आ गई हमारे पास, और AC डिवाइड में DF ये वाला आ गया, रह क्या गया बीच वाला। अब इसके लिए हमने करना क्या होगा, दोबारा से हमने कंस्ट्रक्शन करनी होगी। क्या कंस्ट्रक्शन, एक और पैरेलल लाइन हम यहां से लेंगे, यहां से पैरेलल लेंगे और बिल्कुल सेम वे से चलेंगे। तो जब यहां से हम पैरेलल लेंगे तो क्या आ जाएगा AB डिवाइड में DE आएगा, और BC डिवाइड में क्या आ जाएगा DF। लेकिन ये सारा का सारा काम करने की आपको जरूरत नहीं है, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, टेंशन नहीं लेनी है माइंड में, सिर्फ क्या आता है वर्ड फिर सिमिलरली, ठीक है ना। इसी प्रकार लिख दे, आपका काम चल जाएगा। सिमिलरली अगर मान लिया मैं यहां से एक और पैरेलल लाइन ले लूंगा, मतलब एक और लाइन कट कर लूंगा कि जिसमें क्या होगा AB तो हमारा इसके इक्वल हो जाए और जो BC है वो हमारा इसके इक्वल हो जाए, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, जो AB है वो डिवाइड में आ जाएगा DE, और जो BC है वो डिवाइड में क्या आ जाएगा EF आ जाएगा। तो सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि AB डिवाइड में क्या आ गया बोलो DE इक्वल हो जाएगा किसके बोलो BC डिवाइड में क्या हो जाएगा EF। अभी तक हमने किसी को इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड ऐसा नहीं माना है, तो इसको तो मैंने कह दिया 1 और इसको मैंने कह दिया 2। इन दोनों में से एक चीज कॉमन है कि AB डिवाइड में DE, इसका मतलब ये तीनों के तीनों क्या है एक दूसरे के इक्वल है ना। तो हम कह सकते हैं यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं हम कि AB डिवाइड में DE इक्वल होगा BC डिवाइड में EF और इक्वल होगा AC बाय में DF। बोलो भाई, समझ में आ गया प्रूफ सभी को। तो इस तरीके से आपने करना है। जब ये सारी बातें आप लिखोगे एग्जाम में, अगर 5 नंबर में ये थ्योरम आती है तो तब जाके आपको इसके 5 नंबर मिलेंगे। बोलो भाई, कर लोगे इसको, ठीक है। तो इससे जो नेक्स्ट थ्योरम है, थ्योरम कौन सी भाई 6.4, उसमें क्या होगा कि उल्टा दे रखा है अब की बार। कंडीशन क्या दे रखी है उल्टी, कि अब की बार जो रेशियो है वो तो दे रखा है और एंगल को हमने क्या करना है प्रूफ करना है, इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो देखो भाई उसको कैसे करोगे आप। हल्के में मत लेना इन थ्योरम को, आती हैं ये एग्जाम में। अगर आपको डाउट लग रहा हो तो पिछले साल के पेपर उठा के देख लेना, 4-5 साल के, हर एक ईयर में एक थ्योरम आपको जरूर मिल जाएगी। देखो भाई, अब कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो साइड का रेशियो है वो दे रखा है इक्वल, लेकिन हमने प्रूफ क्या करना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो ध्यान दे क्या कंडीशन दे रखी है अब की बार, बना दूं ना यहीं पे,
देखो एक ट्रायंगल मैंने ली, सेम बिल्कुल सेम ऐसे स्टार्ट करेंगे हम, ए बी और सी। एक और ट्रायंगल ली हमने, नाम दिया उस ट्रायंगल को, क्या नाम दोगे, डी ई और एफ। ठीक है, अब की बार गिवन क्या है, गिवन दैट दिया है कि, ठीक है, क्या दिया है अब की बार, गिवन दिया है अब की बार कि ए बी डिवाइड में डी ई इक्वल दे रखा है बी सी डिवाइड में ई एफ और इक्वल दे रखा है ए सी डिवाइड में डी एफ। ठीक है, टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है कि एंगल जो ए है वो इक्वल होगा एंगल डी के। ठीक है, जो एंगल बी है वो इक्वल होगा एंगल ई के, एंड एंगल कौन सा रह गया बोलो, सी जो है वो इक्वल होगा एंगल एफ के। ठीक है, कंस्ट्रक्शन की भाई हमने, बिल्कुल सेम स्टेप चलने हैं। ज्योमेट्री की ये खास बात होती है, जो चीज़ दे रखी है उसके अपोजिट जरूर प्रूफ पूछता हो। ठीक है ना, मतलब एक दूसरे पे डिपेंड करता है। अगर ये है तो इफ एंड ओनली एफ की कंडीशन नहीं होती है। एक आई डबल एफ वाला इफ आपने देखा होगा मैथ में, उसका मीनिंग यही होता है, अगर मान लिया रेशो सेम है तो एंगल इक्वल होंगे, एंगल इक्वल है तो रेशो सेम होगा। ठीक है ना, तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन इसको बोलते हैं हम। तो कंस्ट्रक्शन में अब की बार भी सेम वही कंडीशन भाई कि कट किया हमने, क्या कट किया, ए बी इक्वल टू, एक पॉइंट लिया यहाँ पर पी, ए बी इक्वल टू हमने ले लिया डी पी, एंड एक और पॉइंट लिया यहाँ पर क्यू, हमने लिया ए सी इक्वल टू कितना भाई, ए सी इक्वल टू हमने क्या ले लिया, डी क्यू, और हमने वापस से इनको क्या कर दिया, मिला दिया। ठीक है, बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक। अब आपने करना क्या, देखो उसमें एंगल हमारे पास इक्वल दे रखे थे, अब आपने जो चीज दे रखी है वही तो लेके चलनी है। दे रखा हमें, क्या दे रखा बोलो, ए बी डिवाइड में डी ई किसके इक्वल दे रखा बोलो, बी सी डिवाइड में ई एफ, और इक्वल दे रखा है ए सी डिवाइड में डी एफ, यही दे रखा है ना। इनमें जो चीज आपने मानी है वो लिख दो। क्या मानना है आपने, ए बी की जगह डी पी, तो डी पी लिख दो, तो क्या हो गया, ए बी की जगह आ गया डी पी, और डिवाइड में कितना हो गया ये डी ई। ये बात समझ में आई। उसके बाद बी सी को हमने कहीं कुछ मानना ही नहीं, बी सी को छोड़ दें, ए सी को क्या मानना है, डी क्यू, तो आप लिखें कितना, डी क्यू डिवाइड में कितना बोलो, डी एफ। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई। जहां पर ए बी था वहां डी पी रख दिया, जहां पर ए सी था वहां डी क्यू रख दिया। ठीक है, अब डी ई मेरे पास ये कंप्लीट एक साइड है, यही है ना कंप्लीट, मैंने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं डी ई डिवाइड में डी पी, किसके इक्वल आ गया, डी एफ डिवाइड में डी क्यू। क्लियर यहां तक। उसमें एक जोड़ा था, इसमें एक घटाना है, ये याद रखें। तो सब्ट्रैक्ट किया अब की बार, क्या, सब्ट्रैक्टिंग बाय 1 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से एक घटाने पर क्या प्राप्त हुआ, दोनों तरफ से एक घटाया तो मैंने, तो ये हो गया मेरे पास डी ई अपॉन डी पी -1, ये हो गया मेरे पास डी एफ अपॉन डी क्यू -1, यही हो गया ना। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1, और इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 आ गया। ठीक है, एलसीएम बताइए इसका कितना आ गया, डीपी। तो टेकिंग एलसीएम डीपी, तो ये हो गया मेरे पास डी ई माइनस में डीपी भाई, यहां पर एलसीएम कितना आ गया, डी क्यू आ गया, तो ये क्या हो गया बोलो, डी एफ माइनस में डी क्यू। अब ध्यान दे, मैं पूरी डी ई में से, कंप्लीट डी ई में से डीपी घट रहा तो कितना रह गया, पीई, तो ये रह गया मेरे पास पीई डिवाइड में कितना रह गया, डीपी, यही रह गया ना। और यहां पर अगर कंप्लीट डी एफ में से मैं डी क्यू घटाता हूं तो कितना रह गया, क्यू एफ डिवाइड में डी क्यू, बोलो यही तो हो गया। और आप ध्यान दें, अगर इसको मैं फिर से उल्टा कर दूं तो डीपी डिवाइड में कितना आ गया बोलो, पीई, और कितना आ गया ये डी क्यू डिवाइड में कितना आ गया, क्यू एफ। अब ये वाला डीपी डिवाइड में किसके है, पीई के है, और डी क्यू डिवाइड में कितना है, क्यू एफ है। यहां तक बताओ क्लियर है या नहीं है। पहले वाली थ्योरम में एंगल इक्वल आए थे, इसमें रेशियो इक्वल आ गया, तो देन कंडीशन क्या होगी, ये वाला एंगल तो हो गया इसके इक्वल, और जो ये वाला एंगल है ये किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया। किससे,
किससे हो जाएगा? क्योंकि पहले आप लिखोगे यहां पर बिकॉज अगर ये इक्वल है तो मैं लिख सकता हूं कि पी क्यू पैरेलल किसके आगे? ई एफ के। कैसे? बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बोलो, यही तो था थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ये बात बताओ समझ में आई या नहीं आई? अब लाइन जो है दोनों के दोनों पैरेलल, तो ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। और मैं बात करूं इन ट्रायंगल, किन ट्रायंगल की? ट्रायंगल डी पी क्यू, ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें कंडीशन क्या है कि जो P है वो तो आ गया E के बराबर, जो Q है वो F के बराबर आ गया। किन्हीं भी दो ट्रायंगल के यदि दो एंगल इक्वल मिल जाए तो तीसरा एंगल क्या हो जाता है? अपने आप इक्वल हो जाता है। और अपने आप को भी छोड़ो, ये तीसरे वाला एंगल तो क्या है? कॉमन ही तो है दोनों में, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल है जो मेरे पास कौन सा? PDQ, वो इक्वल है एंगल किसके? EF किसके भाई? बोल बताना। EDF के। दोनों में क्या है? कॉमन है। कॉमन हो गया ना। एक ट्रायंगल जिसके तीनों के तीनों एंगल इक्वल हो तो वो क्या हो जाएगी? एक तरह से सिमिलर हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या गया? इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो इक्वल मिल गए। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो इसका मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? सेम। तो देन मैं लिख सकता हूं यहां से, क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं डीपी डिवाइड में, डीपी डिवाइड में बड़ी साइड क्या भाई? बोलो। DE इक्वल होगा किसके इक्वल होगा? PQ। PQ डिवाइड में क्या आ जाएगा? बोलो। EF भाई। और इक्वल आ जाएगा DQ डिवाइड में, बताना कितना आएगा? DF। ये बात होगी या नहीं होगी? बोलो भाई, होगा या नहीं होगा? ये हो जाएगा ये। अब जो DP है हमारे पास, DP हमारा AB के बराबर है तो AB डिवाइड में DE, और जो PQ है, एक मिनट, ये रहा DQ किसके बराबर है? AC। तो AC डिवाइड में DF आ गया, इक्वल आ गया PQ डिवाइड में कितना? EF। ठीक है ना। इसको मैंने 1 कह दिया। बोलो भाई, क्लियर यहां तक? गिवन कंडीशन मेरे पास ये है, ये भी लिखो। गिवन दैट दिया है कि, क्या दिया है बताना? दिया है कि AB डिवाइड में DE इक्वल दे दिया, AC को पहले लिख दो, AC डिवाइड में DF, और इक्वल दे दिया BC डिवाइड में EF। बोलो भाई, ये कंडीशन दे रखी है ना। इसको मैंने कह दिया समीकरण नंबर 2। 1 और 2 में कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही है आपको? ये पेयर सेम है, ये रेशियो सेम है, तो इसका मतलब ये भी सेम हो जाएंगे। तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकता हूं मैं कि PQ डिवाइड में बताना EF इक्वल हो जाएगा, बोलो, BC डिवाइड में EF। दोनों के डिनोमिनेटर में कितना है? EF। तो EF से EF मेरा 1 पे कैंसिल हुआ, किसके इक्वल आ गया? PQ इक्वल टू BC। बस ये PQ बराबर BC दिखाने के लिए ही सारा काम करना पड़ रहा था बेटा, ठीक है ना। सिर्फ इस PQ को हमने किसके बराबर दिखा दिया? BC के दिखाने के लिए सारी की सारी रचना लिखनी पड़ रही थी। अब देखो कंडीशन क्या आई है, इसके बराबर है साइड ये, BC के बराबर साइड आई है कौन सी? PQ। और AC, ये 3 मैं इसलिए लगा रहा हूं, इसका मतलब 1 है तो ये इसके बराबर, 2 है तो ये इसके बराबर, और 3 है तो ये वाली इसके बराबर। इसका मतलब क्या होगी? ये दोनों के दोनों ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल A फिर B और C कॉन्ग्रुएंट होगी किस ट्रायंगल के? ट्रायंगल D P और Q के कॉन्ग्रुएंट होगी ना। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा? सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो। AB डिवाइड में कितना हो जाएगा ये? एक मिनट रुकिए भाई, क्या हो गया कंडीशन कि जो हमारा BC था वो बराबर आ गया किसके? PQ हमारा बराबर आ गया। तो क्या हो जाएगा यहां से? AB डिवाइड में बताना कितना आ जाएगा? अरे जो कंडीशन हमने दिखानी थी वो, सुनो जरा सा ध्यान दो एक बार। क्या हो गया? रेशो नहीं, हमने तो एंगल को दिखाना है ना अब की बार। यहां से क्या हो गया कि जो एंगल A है वो किसके इक्वल हो गया? एंगल D के। एंगल जो B है वो किसके इक्वल हो गया? एंगल P के। और जो एंगल C है वो किसके इक्वल हो गया?
एंगल क्यू के। हमें क्या क्या दिखाना है, ए तो बराबर दिखाना है डी के, वो तो हमारा हो ही गया। हमने दिखाना कि बी हमारा ई के बराबर होना चाहिए, लेकिन जो एंगल हमारा पी और ई है, बट एंगल जो हमारा पी है वो किसके बराबर है, एंगल ई के बराबर है भाई। तो ये रहा हमारे पास ई और ये रहा हमारे पास पी, दोनों में पी है ना कॉमन। तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या लिख सकते हैं कि जो एंगल कौन सा भाई बी है वो किसके बराबर हो जाएगा, ई के। बात आई समझ में, बोलो। उसके बाद हमने लिखा कि सी हमारा किसके बराबर है, क्यू के बराबर। यहां से अगर हम देखें तो क्यू किसके बराबर है, एंगल क्यू किसके बराबर है, एंगल एफ के बराबर है, बराबर है ना। तो सी किसके बराबर हो जाएगा, कर लोगे, बोलो। समझ में आ गया। थोड़ी सी लंबी है थ्योरम, टाइम जरूर लगेगा। एक बार इसको अच्छे से वीडियो को देख लेना, फिर खुद करके सोल्व करके आपने देखना, कुछ गलतियां होंगे आपसे, कुछ स्टेप भूलोगे, आपने दोबारा इसको सोल्व करके देखना है, ठीक है। 2-3 बार जब आप इसको करोगे आपके माइंड में ये सेट हो जाएगी, जिंदगी भर भूलोगे नहीं। कोई भी मैथ का डिफिकल्ट क्वेश्चन और डिफिकल्ट थ्योरम हो, उसको अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लगती है वो, ठीक है ना, माइंड में प्रॉब्लम खड़ी करती है, 2-3 बार उस क्वेश्चन को या थ्योरम को सोल्व करके देख लो, मैं गारंटी देता हूं लाइफ टाइम तक उसको भूलोगे नहीं। ये गणित की खास बात है। एक्सरसाइज 6.3 निकालिए भाई इन्हीं बातों के साथ, ठीक है। ऐसे दिन आ गए हैं 2 मिनट पहले कोई क्वेश्चन करवाओ, बच्चों को यही नहीं पता होता स्टेटमेंट क्या है क्या नहीं है। मेरा नहीं भाई, क्या होगा इस देश का। हाँ भाई पायल, होगा कुछ इस देश का। वो आपने बातें तो सुनी होंगी ना कि बहुत बड़े बड़े सुरमा पैदा हुए मैथ्स में। थेल्स का नाम आया था भाई, एक जिन्हें बहुत ज़्यादा थ्योरम्स दी उसने, ठीक है। उसके बाद पाइथागोरस का नाम आया, बहुत ज़्यादा थ्योरम्स उसने दी, प्रूफ करके चले गए। आर्यभट्ट का नाम आया, मतलब पूरी दुनिया को ट्रिग्नोमेट्री सिखा के वो चले गए, ठीक है। रामानुजन का आपने नाम सुना, जिसके जीवन पे हम, जिसके बर्थ पे हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। वो भी दुनिया को छोड़ के चले गए। और सच बता दूं बेटा, तबीयत मेरी भी आजकल खराब ही रहती है, तो डर लगता है इस देश का क्या होगा। एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। इसने कहा है कि स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरियन यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो इसने कहा कि इनमें से बताइए कौन सी उन 2 ट्रायंगल का पेयर, यानी कि कौन सी 2 त्रिभुजों का युग्म माने जोड़ा जो है सिमिलर होगा, समरूप होगा, और होगा तो क्यों होगा उसका कारण देना है। हवा में तीर नहीं चलाना, बात समझ में आई। तुक्का नहीं मारना कि हाँ होगा नहीं होगा, बताना है रीजन क्या होगा। फर्स्ट पार्ट में ध्यान हो सभी का। इसने कहा कि एक ट्रायंगल ABC दे रखी है, एक ट्रायंगल PQR दे रखी है, एक ट्रायंगल दे रखी है जिसका नाम क्या है ABC, एक ट्रायंगल दे रखी है जिसका नाम क्या है PQR। इसने कहा कि जो एंगल P है वो 60 डिग्री का है, जो एंगल P और A दोनों 60 के हैं, ये 80 का है, ये भी 80 का है, ये 40 का है और ये भी कितने का है 40 का, ठीक है। तो ध्यान दीजिए भाई, जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है, जो थ्योरम हमने पढ़ी है, बस उसी के अकॉर्डिंग हमने चलना है, नई बात कुछ भी नहीं है। तो ध्यान दोगे यदि आप, एंगल A हमारा किसके बराबर है, एंगल A बराबर एंगल P बराबर 60 डिग्री, एंगल B बराबर एंगल Q और बराबर कितना है 80 डिग्री, एंगल C बराबर एंगल R बराबर कितना है 40 डिग्री। तो इसका मतलब ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके बोलो PQR। किस क्राइटेरियन से, एंगल क्राइटेरियन। एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर सिर्फ 2 एंगल मिल जाए तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था अगर किन्हीं भी 2 ट्रायंगल के यदि 2 एंगल इक्वल हैं तो तीसरा अपने आप इक्वल हो जाएगा। कोई अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। अब ध्यान दे भाई आगे। उसके बाद इसने कहा है सेकंड पार्ट में, एक ट्रायंगल ABC दे रखी है, एक ट्रायंगल दे रखी है PQR। सपोज करो फिगर हमारी यही है, ये साइड दे रखी है 2, ये साइड उसने दे दी कितनी भाई 6, ये साइड उसने दी 2.5
और ये साइड उसने दी 4 और इस साइड को उसने कितना कह दिया 3 और ये कितना कह दिया 5। रेशो देखना होता है बेटा हमने, ठीक है ना, कि साइड का रेशो। अब साइड का रेशो की हम बात करें तो ए बी डिवाइड में कितना लिखूं भाई मैं, ए बी डिवाइड में पी क्यों लिखूं, वो तो कितना आ जाएगा 1/, ए बी बाई में क्या लिखोगे क्यू आर, बी सी बाई में बी सी बाई में आप लिखोगे पी आर और ए सी बाई में कितना लिखोगे पी क्यू। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ए बी डिवाइड में क्यू आर, ए बी है मेरे पास कितना 2 बाई में क्यू आर है 4, 1/2 आ गया। बी सी है 2.5 और पी आर कितना है 5, 2.5 दूनी कितना है 5। ए सी है मेरे पास 3 और पी आर है 5, तो सब का रेशो कितना आ गया 1/2। कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है, परंतु एक क्वेश्चन मेरा यहां से, एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि कौन सी इन ट्रायंगल की स्टार्टिंग कहां से करूं मैं कि ये दोनों के दोनों सिमिलर लिख दूं। मैं सिर्फ आपसे ये बात पूछना चाहता हूं। ए बी और सी लिख दिया, चलो मैंने। हाँ भाई वर्षा, चल तू ही बता दे बेटा, तेरे में ही थोड़ा दम लगता है कि हाँ इस का जवाब दे। किसके इक्वल होगी, सिमिलर होगी किसके भाई, ट्रायंगल क्यू आर पी, यही होगा ना भाई, बोलो। बिकॉज ए बी डिवाइड में क्यू आर, बी सी डिवाइड में आर पी और ए सी डिवाइड में क्यू पी, इस तरीके से आपने लेना होता है। ऐसा नहीं है कि ये ए बी सी से स्टार्ट है, कहीं इसको भी ए बी सी लिख दो। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, 2 फिगर आपको दिखाई देंगे और वो पूछेगा सिमिलर ट्रायंगल लिखो, और ऑप्शन दिया मिलेगा ए बी सी सिमिलर पी क्यू आर। और बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सिर्फ इस चीज का रट्टा मारा है कि एंगल इक्वल है, कहीं से भी स्टार्ट कर दें, निशान लगा के आ जाएंगे, 1 नंबर खो देंगे बेटा वो अपने। ठीक है ना, एक एक चीज को जानना है आपने। ठीक है, बिकॉज ऐसे लोगे आप, ए बी डिवाइड में क्यू आर ही है, बी सी डिवाइड में आर पी और ए सी डिवाइड में क्यू पी। ठीक है ना, आपने स्टार्टिंग को नहीं भूलना है, कहां से हमने स्टार्ट करना। जो चीज आप लेके चले वहीं से चले, आपका क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 3 भाई, 3rd पार्ट सॉरी। देखो अब एक तो है ना, मैथ के लेक्चर में बेटा बोर होना छोड़ दो। 1 घंटे का ये लेक्चर है, तो आप यहाँ पर हंस के बैठे क्लास में या रो के बैठे, 1 घंटे में काम करवाऊंगा ही करवाऊंगा। ठीक है ना, अब चाहे पायल को सर में दर्द हो जाए कुछ भी हो भाई, सिलेबस भी आपका करवाना, सारी चीज़ें हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है भाई। और वैसे भी 1 घंटे का लेक्चर मैथ का कोई बड़ा लेक्चर नहीं होता, नहीं होता ना। देखो ये 2 ट्रायंगल हमें दे रखी हैं, उसने पूछा है कि सिमिलर है या नहीं है, रीजन भी हमने बताना है। तो ध्यान दीजिए, यदि 2.7 डिवाइड में हम 5 करें, ठीक है ना, तो रेशो कुछ अलग ही आएगा। 2 डिवाइड में 4 करें 1/2, 3 डिवाइड में 6 करें 1/2, यहाँ से तो 1/2 आ रहा है, लेकिन 2.7 डिवाइड में 5 करें तो 1/2 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिमिलर नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि जो तीसरा हमारे पास रेशो है साइड का, वो जो है सेम नहीं आया। कर लोगे सोल्व इसको, बोलो। 4th पार्ट भाई। अब 4th पार्ट में इसने कहा कि एक ट्रायंगल है कुछ इस तरह की, जिसका नाम है एम एन और एल, और एक और ट्रायंगल है जिसका नाम है पी, ये पॉइंट है क्यू और ये पॉइंट है आर। यहाँ पर एंगल है 70 डिग्री और यहाँ पर एंगल है 70 डिग्री। ये साइड दे रखी है 2.5, सिंपल भाषा में 2.5 कह सकते हैं। ये 5 दे रखी है और ये इसने 5 दे दी और इसको कितना दे दिया 10 दे दिया। ठीक है, यही दे रखा है ना, बोलो भाई। तो एक बात आप मुझे बताइए, तीसरी थ्योरम जो हालांकि अभी तक हमने करवाई नहीं है, अगले लेक्चर में ज़रूर प्रूफ करवाऊंगा उसका, जो थ्योरम 6.5 है, क्या है कि 2 साइड का रेशियो और बीच का एंगल, उसका इसमें यूज होगा। कैसे, यदि मैं एम एन डिवाइड में क्या करता हूँ पी क्यू करता हूँ, और मैं करता हूँ एम एल और डिवाइड में क्या करता हूँ बताना पी आर नहीं भाई सॉरी क्यू आर, तो दोनों का रेशियो कितना आ गया बोलो 1/2। एम एन है 2.5 डिवाइड में करी है मैंने पी क्यू जो कि 5 है, तो 2.5 दूनी 5 हो गया। एम एल
एम एल है 5 और क्यू आर है हमारे पास कितनी 10, तो 5/10 ये भी कितना हो गया 1/, रेशो सेम आ गया ना। अब देखो बिकॉज ये साइड थी और ये साइड, यहाँ पर ये साइड और ये साइड दोनों का एक एंगल, कौन सा एंगल भाई, एंगल जो क्यू एम और क्यू है वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से एंगल एम जो है वो किसके इक्वल, एंगल क्यू के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी ना, नहीं होंगी, क्यों नहीं होंगी, क्यों नहीं लिखा जाएगा, देखो लिख के 100% लिखा जाएगा। कैसे लिखोगे मैं बताता हूँ, आप लिखोगे एन एम लिख दिया हमने, एन एम एल, ट्रायंगल एन एम एल सिमिलर होगी ट्रायंगल किसके भाई, एन एम का रेशो है 2.5, तो क्यू और फिर पी और फिर आर, क्या आएगा पहले, अच्छा पी क्यू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, गलत लिख दिया मैंने, पहले आएगा पी फिर आएगा क्यू और फिर आएगा आर। एन एम डिवाइड में पी क्यू हो गया कितना 1/2, और उसके बाद एम एल डिवाइड में क्या आ गया क्यू आर, और एम जो है वो किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल, तो हो तो गया। वो तब होता है भाई वर्षा जब ये एंगल आप हमारा यहाँ ना होके भले ही 70 डिग्री होता है ये, अगर यहाँ पर होता तो सिमिलर नहीं थी। इससे अगला क्वेश्चन यही दे रखा होगा, एनसीईआरटी बड़े क्वेश्चन सोच समझ के देता है, ठीक है ना, हवा में तीर नहीं चलाता, क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं एनसीईआरटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई इसी का फिर पार्ट आप देखो, रेशियो सेम है लेकिन एंगल क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए, तो क्या ये सिमिलर होगा, नहीं होगा ना। 6th पार्ट भाई देखो क्या कहा है इसमें, इसने कहा कि एक ट्रायंगल है हमारे पास कुछ ऐसी जिसका नाम है डी ई और एफ, और एक और ट्रायंगल है जिसका नाम क्या है पी क्यू और आर, यही है ना। उसने कहा कि ये एंगल है 70 डिग्री और ये एंगल है 80 डिग्री। उसने कहा कि ये एंगल है 80 डिग्री और ये एंगल कितने का है 30 डिग्री, ठीक है। पहले तो आप मुझे ये बताओ ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल एफ कितने का आ जाएगा, 30 का आ गया। डायरेक्ट आपने किसी भी चीज का जवाब नहीं देना, कभी आप ये सोचो शुरू में ये 30 था नहीं भाई, 70 हमारा मैच नहीं हो रहा, बस 80 मैच हो रहा है, इसका मतलब ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगी, लेकिन हो सकती हैं। तीसरा एंगल निकाल के तो देखें, क्या पता वो इक्वल आ जाए। अब हमने ट्रायंगल सम क्राइटेरियन यहाँ पर लगाया, एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एफ तीनों का सम 180 हुआ, उनमें से 70 80 को माइनस किया, ये मिल गया 30। यहाँ पर हमने ट्रायंगल सम क्राइटेरियन लगाया तो 80 प्लस में 30 कितना हो गया 110, उसमें से 180 में से 110 घटाइए कितने का आ गया। अब हमने देखा कि एंगल डी तो किसके बराबर है, पी के बराबर 70 डिग्री, एंगल ई किसके बराबर है 80 डिग्री, और एंगल एफ किसके बराबर है, एंगल आर कितना है 30 डिग्री है। बात समझ में आ रही है आपको। तो इसका मतलब ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल, पहले डी ई एफ बारी बारी से लिख लें, ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर होगा ट्रायंगल किसके बोलो, पी क्यू और आर, यही तो होगा कि डी बराबर पी ई बराबर क्यू और एफ बराबर आर। ज्यादा चक्कर में पड़ने की जरूरत है ही नहीं। किस नियम से भाई, एंगल एंगल क्राइटेरियन। कर लोगे ना सोल्व इसको, बोलो भाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या क्या है इसमें, स्टेटमेंट पे ध्यान हो सभी का, स्टेटमेंट पढ़े। आवाज ना है किसी की, बस स्टेटमेंट पे ध्यान हो, स्टेटमेंट पढ़े सभी बच्चे। देखो इसने कहा कि इन फिगर 6.35 आकृति 6.35 में ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर दे रखी है ट्रायंगल ओबीए, बीओसी दे रखा है 125, सीडीओ दे रखा है 70 डिग्री। फाइंड एंगल डीओसी, डीओसी की वैल्यू निकालिए, एंगल डीसीओ निकालिए, एंगल ओएबी निकालिए। देखो भाई एक ये ऐसी कुछ साइड दे रखी है और एक ये दे रखी है, ठीक है। आसान है क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं है। जो चीज़ हमें दे रखी है बस उस पे आपने ध्यान देना, फोकस करना है, इंशाल्लाह आप रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। ये 125 और ये दे रखा है 70 डिग्री, ठीक है। गिवन कंडीशन जो दे रखी है वो लिख लें। ट्रायंगल ओडीसी सिमिलर दे दिया, ट्रायंगल किसके
बोलो ओ बी ए। एक तो ये है हमारे पास गिवन। एंगल दो आपको दिखाई दे रहे हैं, निकालना है एंगल, बोलो कौन सा? डी ओ सी निकालना है एक तो, और बी सी ओ, डी सी ओ और ओ ए बी। ये हमने क्या करना है? निकालना है। ठीक है, देखो भाई निकालेंगे कैसे। सबसे पहले मैं बात करता हूं डी ओ सी इस एंगल की। भाई कैसे निकलेगा ये? क्योंकि ये एंगल 125 का और एंगल डी ओ सी दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन कौन सी? डी बी के ऊपर बन रहे हैं। तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, कि डी ओ सी प्लस में एंगल सी ओ बी दोनों का सम कितना है? 180। किससे? लीनियर पेयर, रेखिक युग्म जिसको बोलते हैं। एक दे रखा है दोनों में से 125, मतलब कौन सा? सी ओ बी। ये 125 है ना, डी ओ सी को हमने निकालना है। कितना आ गया बोलो? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। डी ओ सी कितना आ गया? 55। ये आ गया मेरे पास कितने का? 55 डिग्री का। आगे मैंने निकालना है डी सी ओ। डी सी ओ किससे निकलेगा? ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल डी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ किसके बराबर है? किस ट्रायंगल की बात हो रही है? डी सी ओ की। ठीक है, डी है 70 डिग्री का, ये कितने का है? 55 डिग्री का, और प्लस में एंगल ये तो निकालना था, यहां पर तो सी ही रहेगा। ये कितने का है? 55 डिग्री का, और इक्वल टू 180। सोल्व करो और एंगल सी कितने का आ गया? 55 का ही आ गया ना। अब एंगल सी भी मेरे पास 55 का आ गया। कौन सा रह गया? ओ ए बी। ये वाला एंगल रह गया। ये बता दो कैसे होगा? क्यों होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ किस महात्मा ने ये दे रखा है इस क्वेश्चन में कि दोनों लाइन पैरेलल हैं? दिखाई दे रहा है? बस वह तो वैसे ही दिखाई दे रहा है कि मैं हाँ पैरेलल, लेकिन जब तक नहीं देना मैथ वाला, अपने आप हवा में तीर नहीं चलाना है कि हाँ पैरेलल है, वर्टिकल अपोजिट एंगल। कहाँ से वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया? ये कौन से होते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल? राखी, कौन से होते हैं? अगर ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करे तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण जिनके सिर भिड़ रहे हो। बात आई समझ में? एक पाकिस्तान में एक बांग्लादेश में वर्टिकल अपोजिट एंगल। समझ में बात नहीं आ रही? तो बेटा दोनों के दोनों आप इससे नहीं लिख सकते इनको करस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ भाई, हाँ ये लड़का इंटेलिजेंट है, बहुत आगे जाएगा। सच्चाई है ये, जवाब सही है इसका बिल्कुल। वर्षा, डूब के मरने का रास्ता है बेटा यहाँ पे। एक सिंपल सी बात, उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। बैठिए भाई। तो क्या होगा? आवाज नहीं, चौड़ा हो गया जो मैं बता के। देखो क्या कंडीशन दे रखी है कि ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके? ओ बी ए के। तो ओ किसके बराबर होगा? ओ के। डी किसके बराबर होगा? बी के। और सी किसके बराबर होगा? ए के। तो सी है हमारा कितने का भाई? सी बराबर होगा ए के। सी है हमारा 55 डिग्री का और बराबर होगा एंगल ए के। ठीक है ना? क्योंकि पैरेलल लाइन का तो कहीं पर इसमें कुछ पढ़ा है नहीं। हमने पढ़ा क्या है? दो ट्रायंगल का सिमिलरिटी के बारे में हम सुबह से गला फाड़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना? आप जो है पैरेलल के पीछे भाग रहे हैं। मत भागिए भाई, दिशा भ्रमित हो जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 भाई, बेल का टाइम हो गया, 2 मिनट रहती हैं। चलो यहाँ तक सोल्व कर लेना। मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, जितना ज़्यादा जोर मेरा लग रहा है ना, टेस्ट में कोई बच्चा अगर फेल हुआ ना इस चैप्टर में तो सोच लेना भाई